नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे प्राचीन भारतीय ज्ञान के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मीमांसा दर्शन। यह सिर्फ कोई साधारण पढ़ाई नहीं है, बल्कि प्राचीन, विशाल और बेहद जटिल ग्रंथों को डिकोड करने की एक पूरी साइंटिफिक प्रणाली है। इसे बस पढ़ना नहीं कहते, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल ग्रंथ पढ़ा जा रहा है जिसमें हजारों नियम लिखे हैं। अब अचानक दो ऐसे नियम सामने आ जाते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी लगते हैं। अब क्या किया जाए? यहाँ कोई व्यक्तिगत अनुमान या तुक्केबाजी काम नहीं आती। मीमांसा दर्शन ने इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक जबरदस्त, बिना किसी त्रुटि वाला तार्किक ढांचा तैयार किया है। ये तय करने के लिए कि जब सबूत आपस में टकराएं तो जीत आखिर किसकी होगी। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले व्याख्या की चुनौती, फिर हम सबूतों के पदानुक्रम में 3 बड़े टकरावों को देखेंगे: वाक्य बनाम संदर्भ, संदर्भ बनाम क्रम और क्रम बनाम नामकरण। और अंत में इन सब के पीछे छिपा निकटता का तर्क। भाग 1, व्याख्या की चुनौती और इस मीमांसा ढांचे को समझना। हमारे स्रोत ग्रंथ अथ सप्तमम बला बला अधिकरणम में एक शब्द बार बार गूंजता है और वो है बला बला। अगर इसे आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का प्राचीन एल्गोरिथम है, एक ऐसा सिस्टम जो ये बताता है कि जब दो अलग अलग तरह के सबूत आपस में टकरा जाएं तो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ या तुलनात्मक शक्ति क्या होगी। ये कोई रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और ऑब्जेक्टिव तरीका है जिससे ये तय होता है कि अंतिम फैसला किस आधार पर लिया जाएगा। भाग 2, वाक्य बनाम संदर्भ, यानी हमारा पहला बड़ा टकराव। इस महामुकाबले का पहला खिलाड़ी है वाक्य। देखिए, मीमांसा में वाक्य का मतलब सिर्फ कुछ शब्दों को एक साथ रख देना नहीं है। इसका मतलब है वाक्य विन्यास संबंधी जुड़ाव या सिंटैक्टिकल कनेक्शन। जब कोई वाक्य अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र हो और सीधे सीधे अपना अर्थ बता रहा हो तो उसे वाक्य प्रमाण कहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट और डायरेक्ट होता है। और दूसरी तरफ है प्रकरण, जिसका सीधा सा मतलब है कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ। अब एक प्रकरण कभी भी सिर्फ एक वाक्य से नहीं बनता। ये आसपास के कई वाक्यों, पूरी थीम और एक बड़े ढांचे पर टिका होता है। यहाँ सही अर्थ निकालने के लिए वाक्यों के पूरे जाल को समझना पड़ता है और थोड़ा अनुमान लगाना पड़ता है कि बात दरअसल किस बारे में हो रही है। तो सवाल ये है कि जब इन दोनों में आमना सामना होता है तो बाजी कौन मारता है। स्रोत में दिए गए सुक्त वाक्य का उदाहरण लेते हैं। जब कोई सीधा वाक्य किसी मंत्र के देवता को साफ साफ बता रहा हो तो वो एक बड़े संदर्भ से ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वाक्य बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसमें अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो चीज सीधी और स्पष्ट है वो हमेशा अप्रत्यक्ष ढांचे को हरा देगी। भाग 3, संदर्भ बनाम क्रम। आइए देखते हैं कि इस पदानुक्रम में थोड़ा और नीचे जाने पर क्या होता है। अब यहाँ एंट्री होती है एक नए सबूत की, जिसे कहते हैं क्रम या अनुक्रम। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई लाइन या नियम मैन्युस्क्रिप्ट में फिजिकली कहाँ लिखा गया है। क्या वो किसी खास अनुष्ठान के ठीक पहले है या ठीक बाद में। ये एक बहुत ही मैकेनिकल किस्म का प्रमाण है जो ग्रंथ की बनावट से जुड़ा है। इसे समझने के लिए श्रोत ग्रंथ से राजसूय यज्ञ का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। राजसूय यज्ञ एक बहुत बड़ा व्यापक आयोजन है जो कि हमारा प्रकरण है। इसके अंदर एक छोटा सा अनुष्ठान होता है जिसे अभिषेचनीय कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ग्रंथ में ठीक इसी अनुष्ठान के पास अक्षद्यूत यानी पासे के खेल का भी जिक्र मिलता है। ये जो भौतिक स्थान है ना, यही हमारा क्रम है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पासे का खेल आखिर किसका हिस्सा माना जाएगा? क्या अपनी भौतिक जगह यानी क्रम के कारण ये अभिषेचनीय अनुष्ठान में आएगा, या फिर व्यापक संदर्भ के कारण ये पूरे राजसूय यज्ञ का हिस्सा होगा? मीमांसा का तार्किक जवाब है प्रकरण की जीत होगी, क्योंकि अभिषेचनीय अनुष्ठान की जरूरतें तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसलिए केवल पास लिखे होने से पासे का खेल उसका हिस्सा नहीं बन जाता। व्यापक अर्थ हमेशा सिर्फ स्थान से ज्यादा शक्तिशाली होता है। भाग 4, क्रम बनाम नामकरण। ये हमारे तार्किक पदानुक्रम का सबसे आखिरी और सबसे कमजोर स्तर है।
समाख्या, जिसका मतलब है नामकरण या नोमेनक्लेचर, आसान भाषा में कहें तो किसी अध्याय या खंड का शीर्षक। इस पूरे पदानुक्रम में इसे सबूत का सबसे कमजोर रूप माना गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी चीज का सिर्फ नाम होना उसके गहरे अर्थ को समझने के लिए सबसे ज्यादा कल्पना और अनुमान की मांग करता है। स्रोत में इसे शुद्ध ध्वम यानी शुद्धि मंत्र के उदाहरण से बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। एक तरफ पौरोडाशिक नाम का एक पूरा सेक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ ये खास मंत्र ग्रंथ में फिजिकली सामान्य पात्रों की शुद्धि के क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ कौन जीतेगा? यहाँ जीत क्रम की होती है। किसी भी सेक्शन का सामान्य नाम उस भौतिक सच्चाई को नहीं बदल सकता कि वो मंत्र दरअसल दूसरे प्रकार के पात्रों के ठीक बगल में लिखा हुआ है। भाग 5, निकटता का तर्क। अब वक्त है इन सारी टकरावों के पीछे छिपे असली दर्शन को समझने का। और ये पूरा ढांचा बहुत ही शानदार तरीके से इस थ्योरी को समेट देता है। ये है व्याख्या का पूरा पदानुक्रम। सबसे ऊपर वाक्य, एकदम प्रत्यक्ष और सबसे शक्तिशाली, फिर प्रकरण, उसके बाद क्रम, और सबसे आखिर में सबसे कमजोर समाख्या। ध्यान दे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी कम होती जाती है और अनुमान बढ़ता जाता है। स्रोत ग्रंथ के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक आता है। वैदिकम देश सामान्यम प्रत्यक्षम दृश्यते क्रमे समाख्यायाम तु सामान्य कल्प्यत्वाद विप्रकृष्यते। इसका निचोड़ बस इतना है कि जो प्रत्यक्ष है, जो सामने दिख रहा है, वो हमेशा कल्पना या अनुमान से बहुत ऊपर होता है। अर्थ जितनी प्रत्यक्षता या निकटता से मिलता है, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रामाणिक होता है। यही बला बला का असली गणित है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हमने जो कुछ भी समझा वो सिर्फ पुराने धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, अगर पाठ्य व्याख्या वाकई इस तरह से निकटता और प्रत्यक्षता का एक पक्का विज्ञान है, तो क्या इस प्राचीन बला एल्गोरिथम का इस्तेमाल आज की हमारी अदालतों और कानूनी प्रणालियों में नहीं किया जा सकता? जब आज के कानूनों या संविधान में कोई विरोधाभास पैदा होता है, तो क्या ये प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र एक नई, बिल्कुल स्पष्ट राह नहीं दिखा सकता? खैर, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।